बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है, एनएसएसएफ, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया। फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए, और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित किया। और इसके अतिरिक्त एक और बात बताना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार से सहायता मिलती है, ग्रांट इन एड, आप उस विपदा का स्वरूप समझिए, आपदा का स्वरूप समझिए। केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वो उस पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 2014-15 में जो जीडीपी का 0.47% ये ग्रांट इन एड पर, यानी जो सीधे आपको एक प्रकार से दे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर निर्भर थे, वह बढ़ते बढ़ते 2020-21 में 1.54 हो गई। यानी एक शब्दों में कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले धन पर दिल्ली सरकार की निर्भरता 3 गुने से अधिक हो गई। और जो लाभ में चलने वाला बजट घाटे में आ गया। और इसके बाद इतना ही नहीं है, जो राजस्व होता है, यानी टैक्स कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में भी सरकार, जिसमें सरकार की एफिशिएंसी भी होती है। वैसे ठीक है, उन्होंने मतलब जब फ्री की वो एक बोतल के बदले एक बोतल बांटेंगे तो मानी हुई बात है, रेवेन्यू में कमी तो आएगी। अब रेवेन्यू कमी भी निरंतर वो बढ़ती चली जा रही थी, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में अगर आप देखें 2014-15 में जो राजस्व था वो 5.4% के आसपास था जीडीपी का। यानी कुल जो एक तरीके से आप समझिए कुल जो उत्पाद होता था दिल्ली में, उसका 5.4% वो टैक्स कलेक्शन करने में सफल होते थे, जो घटते 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 3 कुछ पे आ गया है, 3.9% पे। और ये मैं बता दूं कि देश में ये एवरेज 6.27 है। यानी पूरे देश में राज्यों का जो कुल औसत है वो है कि 6.27% राजस्व वसूलते हैं कुल जीडीपी का। वहीं ये घटते घटते देश के लगभग आधे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर प्रश्न है, किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के द्वारा, किस प्रकार दिल्ली के टैक्स पेयर की संपदा को लूटते हुए, उसका कुप्रबंधन करते हुए दिल्ली को इस भीषण आपदा में इन्होंने डाला है। और वैसे तो ये जहां रहते वहां आपदा में डालते हैं। आप पंजाब में जाके चेक कर लीजिए, वहां तो फुल स्टेट है। जो इन्वेस्टमेंट पंजाब में था आज से 3 साल पहले, और आज कितना हो गया है। आज ही अगर आपने देखा होगा मीडिया में वो समाचार है कि पंजाब की महिलाएं केजरीवाल जी के आवास के बाहर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह दर्शाता है कि दिल्ली में अगर आप ये बचाव करने का भी प्रयास करें कि फुल स्टेट नहीं है, तो जहां फुल स्टेट है वहां पे क्या स्थिति है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आपने आकर, अब आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि साहब हमने तो बहुत सारा खर्च किया है एजुकेशन और हेल्थ पे, तो हम बताना चाहते हैं ठीक है, आपने 40 से 45% खर्च किया, पर उसका आउटपुट क्या है। आज स्थिति यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। आपने शिक्षा की बात कही, तो शिक्षा को लेकर न्यायालय ने आपके ऊपर टिप्पणी की हुई है। और इतना करने के बाद भी मैं दिल्ली की प्रबुद्ध जनता को बताना चाहता हूं, अब इन्होंने खजाना लूटकर खाली कर दिया है। तो मानी हुई बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको काफी चुनौतियां रखनी पड़ेंगी कि इस खाली खजाने को किस प्रकार से भरे। और जो ख्वाबों ख्यालों में सोचते हैं इनकी सरकार कभी आई, तो ये समझ लीजिए वो ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार में कि आगे ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी चीज के लिए कोई धन बचने की स्थिति नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब को, आप कहते हैं कि आप गरीबों को देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिया जाता है फ्री का, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। आपने बिजली फ्री देने की बात कही,
और शुरू में तो बिल जीरो आते थे, तो पता ही नहीं कितना आपने खर्च किया है और कंपनियों को पेमेंट होता था। वो सारा घोटाला सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार के खाते से नहीं जा रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियां प्राइवेट हैं। देना है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर बिजली योजना प्रारंभ की है, यानी सोलर पैनल्स लगाकर कोई भी अपने घर में बिजली बना सकता है, और 7.5 लाख लोग आवासों पर अब तक सोलर पैनल्स लग चुके हैं, यानी बिजली टोटली फ्री, न खजाने पर बोझ, न पर्यावरण पर बोझ, क्लीन एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, वो परमानेंट फ्री, किसी को डराने की भी जरूरत नहीं है कि ये रहेंगे तो फ्री मिलेगा, वो रहेंगे तो फ्री नहीं मिलेगा, वो परमानेंट फ्री। और इसी के साथ साथ अगर आप अधिक बिजली उत्पादन करने में सफल हो जाएं तो बिजली विभाग आपसे बिजली खरीद भी लेगा, यानी बिजली फ्री भी और आमदनी की संभावना भी। मगर क्या बताएं, जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन महोदय के ही को सिर्फ खजाना लूटना आता है, खजाना खाली करना आता है, दिमाग खाली रख के आते हैं। दिमाग का प्रयोग करें तो जो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में किया है, जब हमारी सरकार बनी तो सोलर पैनल्स, सबसे पहले सोलर अलायंस बना, फिर सोलर पैनल्स का प्रोडक्ट लिंक ईटी स्कीम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अन्यथा हम टोटल बाहर से आयात करते रहते। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का प्रारंभ हुआ। ऐसे आप सोचिए कि किस ढंग से विकास किया जाता है और किस ढंग से जनता को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सफलता के साथ और वित्तीय प्रबंधन के साथ। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, और देश की जनता भी सोचे कि नई राजनीति का प्रयोग करने वाले क्या होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीमदास का कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। अर्थात विपदा जो है वो थोड़े दिन की अच्छी होती है, क्योंकि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपके हित में है, क्या अहित में है, ये सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। इसलिए मगर दिल्ली में ये विपदा, ये आपदा बहुत लंबी हो गई है, अब ये 10 वर्ष की हो गई है। इसलिए अब जागृत होकर दिल्ली की जनता को इस आपदा को, दिल्ली की संपदा को लूटने वालों को से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। और हम आश्वस्त हैं कि वो इस दिशा में आगे बढ़कर इस आपदा के प्रबंधन में, इस आपदा के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और इसी श्रृंखला में कल हम लोग आपको एक और आपदा बताएंगे। आज फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय आपदा के संदर्भ में बताया, कल पार्टी एक अन्य आपदा के संदर्भ में बताएगी। धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है। अरे बैठ के प्लीज, यहां और एक सेकेंड, किसी और का क्वेश्चन है? बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे देखिए, इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, और हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी इस विषय पे पूरी संवेदनशीलता के साथ कांग्रेस के साथ नजर भी रखे हुए हैं, और इस बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी जांच के साथ, स्पष्ट पारदर्शिता के साथ सामने आई। कांग्रेस के कई नेताओं के साथ जो मैंने न्यूज है, इसकी फोटोज आई है। नहीं, मैं इस विषय पे इस समय इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जांच के बाद यह बात स्पष्ट रूप से सारे तथ्यों के साथ सामने आएगी, इसलिए सरकार सतर्क भी है और संवेदनशील भी है। सुधांशु जी, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर एक भयंकर आरोप लगाया है कि भाजपा की अब नीतियां बदलती जा रही है, इमामों के वो पैसों की मांग कर रहे हैं कि पैसे दिया जाए। और आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि 12 कॉलेजों को क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने अब तक पैसा जारी नहीं किया। तो जो अब क्या भाजपा की वाकई में सोच बदलती जा रही है? देखिए, भयंकर की जो आप बात कहते हैं, तो अब भयंकर आरोप तो कभी होता ही नहीं है,
क्योंकि पार्टी खुद ही भयंकर झंझावात में फंसी हुई है। ये तो अपना स्टैंड इतना बदलते रहते हैं कि कभी समझ ही में नहीं आता। आपने केजरीवाल जी की वो पुरानी बाइटें सुनी होंगी जिसके बारे में वो क्या क्या बोलते थे। आज पुजारियों के बारे में बोलने लगे, कल इमामों के बारे में बोलते थे। वैसे आपको याद है ना, वो गुजरात चुनाव में वो नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की बात भी की, तो उसके बाद कभी नजर आया गुजरात चुनाव के बाद? इसलिए मुझे लगता है ये चुनावी बातें करके वो कितना भी भयंकर कहने का प्रयास करें, परंतु अब दिल्ली की जनता का क्रोध उनके ऊपर प्रलयंकर बन के उभरने वाला है। 1 मिनट, ठाकुर रविंद्र सिंह। शारीरिक व्यायाम से संबंधित एक सवाल है। हम भागवत जी ने कहा है कि शारीरिक व्यायाम इसलिए हम लोग करते हैं, इसलिए कहते हैं कि उससे एक सुरक्षित रहे, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो छेड़ना भी छोड़ेगी नहीं। ये आप किस रूप में देखते हैं? इलाज करना हम जानते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय समाज इस संदर्भ में प्रबुद्ध है, सजग है और किसी भी चुनौती का किस प्रकार से सामना करना है यह भली भांति जानते हैं। और वहां पे जो भी शारीरिक होता है वो सामूहिकता के भाव का विकास करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप कभी गए हो शाखा पे तो शारीरिक अलग अलग नहीं होता है, एक सामूहिकता के साथ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहता हूं, प्रकाश सिंह बादल जी जब हम लोगों के साथ गठबंधन में आए, और यह बात है 1997 की, जब रजू भैया जी सरकार हुआ थे, चंडीगढ़ में संघ का कार्यक्रम हुआ, 25,000 स्वयंसेवक आए। और ये प्रकाश सिंह बादल जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि 25,000 नहीं, मैंने इससे कहीं बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, परंतु इतने अनुशासित ढंग से 25,000 लोग एक सीधी लाइन में और ऐसे बैठे हुए हैं कि अगर आप ऊपर से, आज का जमाना होता, ड्रोन का व्यू आता तो दिखाई पड़ता। तो ये उस सामूहिकता, अनुशासन और सजगता का